नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में त्रिपुरा। हम लोगों ने त्रिपुरा के बारे में खूब सारी इन्फॉर्मेशन इधर सुनी होंगी, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे ट्वीट देखे होंगे। और त्रिपुरा के बारे में पहले ये अफवाह उड़ाई गई कि हिंदुओं ने मुसलमानों की मस्जिदें उड़ा दी और खूब सारी इन्फॉर्मेशंस उड़ाई गई कि मुसलमानों की दुकानें लूट ली गई, मुसलमानों को परेशान किया गया और इस्लाम को बेइज्जत किया गया। ऐसी बहुत सारी सूचनाएं आपने त्रिपुरा के विषय में सुनी होंगी। हम लोगों ने भी त्रिपुरा के विषय में जितनी जानकारी हो सकती थी उतनी सुनी, लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि क्या उन जानकारियों में कोई सत्यता थी? क्या वो जानकारियाँ कुछ ऐसी हैं जिनमें हम ये कह सकें कि नहीं, इन इन्फॉर्मेशंस में कोई जान है? मुझे लगता है कि हमारे पूरे देश को जो पुलिस ने त्रिपुरा के मामले में अभी एफआईआरें लिखी हैं और जिन स्टेजेस पर उन्होंने काम करना शुरू किया है, वो समझ में आना चाहिए। त्रिपुरा पुलिस ने सोशल मीडिया कॉन्स्पिरेसी को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारी न्यूज़ें ऐसी हैं जो जो फैलाई गई देश में, जो भारत के बाहर से स्प्रेड आउट की गई। हम सब जानते ही होंगे कि ये जो मुस्लिम कैरेक्टर है, ये हिंदुस्तान में छोड़ दीजिए, संसार में बहुत कम पढ़ा लिखा है। ये आधुनिक चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। हाँ, इसको चाहिए सब, ये उपभोग सबका करना चाहता है, ये काम करना नहीं चाहता। जो काम करना भी चाहते हैं या जो पढ़ लिख गए हैं, वो भी इस्लाम के दम पर शासन लाना चाहते हैं, वो भी इस्लाम के नाम से हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पढ़ा लिखा वर्ग है, लोगों का कहना ये है, चूंकि थोड़ा ही वर्ग पढ़ा लिखा है, इसलिए इस वर्ग को ये लगता है कि मेरी पढ़ाई लिखाई बेकार ना जाए, मैं जिन्ना बन सकता हूँ, जिन्ना की बैरिस्ट्री की तरह मैं लाभ ले सकता हूँ और नए पाकिस्तान का निर्माण कर सकता हूँ और वहाँ का कायदे आज़म भी बन सकता हूँ। ऐसा बहुत सारे लोगों का विचार है। लेकिन उनको भी अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान के हालात क्या हो गए, अफ़गानिस्तान के हालात क्या हो गए, या जो 50 मुस्लिम और दूसरे देश हैं इनके अलावा, उनके हाल क्या हो गए, हम सब जान ही रहे हैं कि इंडोनेशिया ने इस्लाम स्वीकार किया और इस्लाम स्वीकार करने के बाद वहाँ की महारानी की बेटी सुकर्णपुत्री ने फिर से हिंदुज़्म को स्वीकार किया और उनका पूरा परिवार इस बात पर खड़ा था। हालांकि इंडोनेशिया उस प्रकार का इस्लामिक कंट्री नहीं है जैसे कि पश्चिमी देश हैं। मैं इंडोनेशिया को इसलिए कहता हूं क्योंकि इंडोनेशिया में पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के कुछ जनरल वहां गए और उन्होंने कहा, आप तो इस्लामिक कंट्री हैं, आपके रुपए पर गणेश जी की फ़ोटो क्यों बनी हुई है? आपके आपके यहाँ एयरपोर्ट का नाम ऐसा क्यों है? गरुण क्यों है? वरुण क्यों है? और आपके देश में इतने मंदिर क्यों हैं? इनको भव्यता क्यों दी गई है? और आपके यहाँ जो सिंबल हैं, जो नाम हैं, वो नाम हिंदुओं के नामों से मिलते जुलते क्यों हैं? तब इंडोनेशिया के उस समय के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों ने ये बात जवाब दिया था उनको कि हमने मजहब बदला है, हमने पूर्वज नहीं बदले। मेरे पूर्वज तो हिंदू ही हैं और हम हिंदुओं की संतानें हैं। हमने पूजा पाठ उपासना की पद्धति बदली है, इसलिए हम पूर्वजों को नहीं बदल सकते और ये मेरे वश में नहीं है। और हमारे पूर्वज गणेश की आराधना करते थे, हमारे पूर्वज लक्ष्मी को पूजते थे, हमारे पूर्वज विष्णु को पूजते थे, इसीलिए वहाँ बहुत बड़े बड़े मंदिर और जो वहाँ के संस्थान हैं उनके नाम आज भी हिंदू धार्मिक नामों के आधार पर हैं। तो सुकर्णपुत्री ने ये ऐलान किया कि मुझे लगता है कि मैं गलत रिलीजन को फॉलो करती हूँ और मुझे जो शांति मिलती है वो मेरे रिलीजन में मिलती है, यानी कि हमारे पूर्वजों के रिलीजन में बनती है। उनके हिंदुज़्म में वापस आने के बाद इंडोनेशिया में एक बड़ी बहस छिड़ गई है, विश्व में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। इंडोनेशिया में तो सेकुलरिज्म था ही, तो मज़हब को छोड़ने वाले लोग बड़ी तादाद में अपनी महारानी की बेटी को फॉलो करना शुरू कर दिया है और उन्होंने वहाँ बहस करनी शुरू की है कि हमारे पूर्वजों ने मज़हब बदला था, अगर हमें वो मज़हब रास नहीं आ रहा है तो हम अपने पुराने मज़हब में वापस आ सकते हैं, इससे किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि जो मजहबी उन्माद मचाने वाले लोग हिंदुस्तान में और दूसरे देशों में हैं,
उनके पढ़े लिखे होने का क्या ताल्लुक है। मैं आपको बताऊं कि जो त्रिपुरा पुलिस ने निकाल के रखा, उन्होंने कहा कि उन्होंने 128 सोशल मीडिया पोस्ट को आइडेंटिफाई किया है। उनमें लगभग 94 ट्विटर पर चली हैं, 32 फेसबुक पोस्ट पर चली हैं, 2 यूट्यूब पोस्ट चली हैं। ये पोस्ट की बात जब मैं कहता हूँ कि शेयरिंग की बात नहीं करता हूँ, ये ओरिजिनल पोस्टें हैं, 124 ओरिजिनल पोस्ट हैं, यानी कि ओरिजिनल मैटर है जो बाद में स्प्रेड आउट किया गया और पूरे देश में, बल्कि त्रिपुरा में नहीं पूरे देश में इसको प्रोपोगेट किया गया। ऐसा करने के लिए कि लोगों के जो रिलीजियस कम्युनिटी हैं उनकी भावनाएं भड़काई जा सकें, उनके बीच में हेट्रेट पैदा की जा सके। इन पोस्टों में बहुत सारी फेक फोटोग्राफ्स, डिस्टॉर्टेड न्यूज़ कंटेंट या दूसरे स्टेटमेंट जारी किए गए जो कि कम्युनिटियों को डिस्टर्ब करने के लिए सफिशिएंट थे। इन्होंने कम्युनिटियों को डिस्टर्ब किया और डिस्टर्ब करके बहुत कुछ कम्युनिटी के अंदर फैलाने की कोशिश की। यहाँ तक कि पुलिस का कहना है एक पोस्ट ऐसी मिली जो IAM काउंसिल, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के द्वारा फैलाई गई और ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे लिंक, और ये भी पाया गया कि इनमें से इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की गई वो जमायते इस्लामी नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान के जमायते इस्लामी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। और उन्होंने वहाँ से वो ट्वीट करके वो हिंदुस्तान के अंदर, वो पोस्ट हिंदुस्तान के अंदर भेजी और भारत में उसको, पूरे भारत में उसको फैलाया गया। उन्होंने बताया कि ये जो जमायते इस्लामी ग्रुप है ये तालिबान को सपोर्ट करता है। फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी बहुत सारी हैं जिनको वो कन्विंस करता है और ISIS को सपोर्ट करता है। यहाँ पर उन्होंने, त्रिपुरा पुलिस ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की उसमें उन्होंने कहा कि एटलीस्ट 14 लिंक 14 लिंक्स उन्होंने ऐसे पाए हैं जो भारत के बाहर से ओरिजिनेट हुए हैं और उसमें कॉन्स्पिरेसी, हेट्रेट और दुर्भावना की दृष्टि से भारत में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का मुद्दा उठा। उन्होंने कहा, पुलिस ने बताया कि जो आफ्टरमैथ वेंटिलेशन ऑफ दुर्गा पंडाल की थी, बंगाल में दुर्गा, मतलब मैं कहूँ बांग्लादेश के दुर्गा पूजा पंडाल में जो आतंक फैलाया गया, वहाँ पर जो मंदिर तोड़े गए, जो एजिटेशन हुआ, उसके विरोध में जिस प्रकार मुस्लिम भारत के फ्रांस में छपी मैगजीन को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, वैसे ही कुछ प्रदर्शन त्रिपुरा में हुए। इन प्रदर्शनों को गलत तरीके से दिखाया गया और ये बताया गया कि इससे मस्जिदें तोड़ी गईं, इससे मुसलमानों को क्षति हुई, जबकि पुलिस का कहना है इससे किसी भी प्रकार की, किसी भी मस्जिद के स्ट्रक्चर को कोई डैमेज की कोई रिपोर्ट नहीं है। जबकि कुछ और जगहों की तस्वीरें वायरल की गई, कुछ वीडियोस दूसरे जगहों के वायरल किए गए और वायरल करके भारत में मजहबी उन्माद मचाने का प्रयास हुआ। पुलिस ने इसके बाद ये भी कहा कि वो इस प्रकरण में बहुत सारे मुस्लिम रिलीजियस ग्रुप और इंडिविजुअल जो स्टेट के बाहर के थे वो राज्य में आए, सिस्टमैटिक मीडिया का प्रोपेगेंडा उन्होंने किया और उसमें जो डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशंस हैं या फोटोग्राफ्स हैं या वीडियोस हैं सोशल मीडिया में, उनको शेयर किया। बाहर से, वो कह रहे हैं बाहर से लोग आए और आने के बाद वो ग्रुप्स या वो इंडिविजुअल राज्य में घूमे और राज्य में घूमने के बाद उन्होंने मुसलमानों के विषय में गलत तरीके से प्रोपोगेट करना शुरू किया है। पुलिस का कहना है एटलीस्ट 20 ऐसे केस हैं, 20 केस उसने रजिस्टर किए हैं जिसमें न्यूज़ को डिस्टॉर्ट करके प्रेजेंट किया गया है। इसमें 24 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 140 से अधिक लोग या बॉडियों को अरेस्ट वारंट या नोटिस भेजा गया है, 124 विटनेस अभी तक एग्जामिन हो चुके हैं और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस पर है। उन्होंने कहा 7 नोटिस एटलीस्ट हम सेक्शन 41 CRPC में दे चुके हैं,
सेक्शन 41 सीआरपीसी के नोटिस का मतलब होता है कि किसी के भी खिलाफ मुकदमा लिखने से पहले उसको अवसर दिया जाता है कि वो अपनी बात को कहे। इसमें उन्होंने कहा कि 4 लॉयर ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने का दावा करते हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की और रिपोर्ट पर पब्लिश करके ये लॉयर्स के बैनर पर लॉयर्स फॉर डेमोक्रेसी नाम का एक बैनर था, उसमें पब्लिश किया है, जिसको पुलिस ने सीज भी कर लिया है। और उसमें ये बताने की कोशिश की है कि त्रिपुरा में कितना गलत मुसलमानों के साथ हुआ। इन सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिशनर्स के खिलाफ वहाँ मुकदमे हो गए हैं। हालांकि ये मामला जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने इनको अरेस्ट करने से रिलीफ दे दिया है और ये कहा है कि इनको नोटिस करके पहले इनसे बात करने का प्रयास करें। इन वकीलों को सेक्शन 41 का नोटिस जारी कर दिया गया। इन लोगों ने जो अपनी रिपोर्टें बनाई वहाँ, उसमें पुराना इतिहास भी बताया। जैसे इन्होंने 1949 का एक इतिहास बताया और ये बताया है कि 1949 से लेके 1963 तक वहाँ पर कोई रूल नाम की चीज़ नहीं थी और ये सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के विरुद्ध है। 1949 की घटना इसलिए बताते हैं क्योंकि त्रिपुरा भी एक प्रिंसली स्टेट था। जो 562 रियासतों की बात हम करते हैं, उन 562 रियासतों में एक त्रिपुरा रियासत भी है और त्रिपुरा रियासत ने अक्टूबर 1949 में फाइनल एक्सेशन साइन किया। हम सबको पता ही है कि सबसे पहली स्टेज पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया गया था प्रिंसली स्टेट से, जिसमें ये कहा गया था कि आपके अधिकार तब तक सुरक्षित वैसे ही रहेंगे जैसे पुराने वाले हैं जब तक कि कोई नई व्यवस्था नहीं आ जाती। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रति इन राज्यों में भेजी गई थी। मैंने बहुत बार इस प्रक्रिया का विवरण दिया है। कुछ बड़े स्टेट्स जैसे जम्मू एंड कश्मीर, मैसूर या हैदराबाद, ये बड़े स्टेट थे जिनका भारत सरकार सीधी वार्ता कर रही थी। छोटे छोटे स्टेट जिन्होंने अपनी यूनियन बना ली थी। यूनियन बनाकर, जैसे मैं कहूँ, यूनियन ऑफ पंजाब एंड पटियाला, यूनियन ऑफ राजस्थान, यूनियन ऑफ मध्य भारत, ऐसे भारत में 8 यूनियनें बनी, 5 यूनियनें बड़ी बनी हुई थी, 3 बड़े राज्य थे। इसके अतिरिक्त कुछ राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, 13 राज्य थे ब्रिटिश इंडिया में, उन प्रोविंसेस में उनको डायरेक्ट मर्ज कर लिया गया था, उनको कॉम्पनसेशन दे दिया गया था और कुछ को सीधे सेंट्रल ने अपने पास मर्ज किया था और इनको कमिश्नरी प्रोविंस घोषित किया था क्योंकि उनकी बाउंड्री किसी राज्य से नहीं लगती थी। तो कमिश्नरी प्रोविंस घोषित करके इनको कुछ अधिकार दी, कुछ इनका कॉम्पनसेशन दिया गया था और बाद में इनकी सनद बनाई गई थी। त्रिपुरा भी ऐसे ही स्टेट में आता है जिसको कमिश्नरी प्रोविंस डिक्लेयर किया गया था, यानी कि टाइप सी ऑफ स्टेट। तो आपको याद होगा ए, बी, सी और डी टाइप के स्टेट थे। ए स्टेट वो थे जो प्रोविंस थे, बी स्टेट वो थे जो बड़े स्टेट थे जिनकी यूनियंस बनाई गई थी और प्रिंसली स्टेट का दर्जा दिया गया था। सी टाइप के स्टेट वो थे जिनको कमिश्नरी प्रोविंस घोषित किया गया था और डी टाइप का सिर्फ एक स्टेट था, वो था निकोबार, जहां पर आपको याद होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार घोषित कर ली थी। वो एक अकेला स्टेट पार्ट डी स्टेट में आता था और वो स्वतंत्र भारत की सरकार 1947 की आज़ादी से पहले ही घोषित हो गई थी। उन पे कुछ देशों ने स्वतंत्र रिकॉग्निशन भी दे दिया था, उनकी अपनी करेंसी थी, उनकी अपनी फोर्स थी और सब कुछ था, इसलिए वो पार्ट डी टाइप की स्टेट मानी गई थी। जबकि जो कमिश्नरी प्रोविंस हैं वो पार्ट सी टाइप की स्टेट मानी गई थी और जो बाकी स्टेट्स हैं वो पार्ट बी टाइप की स्टेट्स मानी गई थी और पार्ट ए टाइप की स्टेट प्रोविंस को माना गया था। इन मामलों में ये सब फैलाने की कोशिश की कि भाई ये 1949 से लेकर 1963 त्रिपुरा खुला पड़ा हुआ था, इस पर कोई शासन नहीं था, इस पर भारत का कोई भारत में इसका कंट्रोल नहीं था, ऐसी बातें उसमें लिखी गई। यानी कि त्रिपुरा के लोगों को ये भड़काने का प्रयास किया गया कि आप 1949 से लेकर 1963 कम से कम 14 वर्ष तक आप स्वतंत्र थे और 14 वर्ष तक आप ब्रिटिश यहाँ से चला गया था, आपके पास कोई
अधिकार, कोई आपके ऊपर कंट्रोल नहीं था। 1963 में जब ये नए आर्टिकल्स बनाने शुरू किए गए हैं, आपको याद होगा कि 1962, 63, 64, 62, 63 की तरफ एक कुछ नए आर्टिकल्स बनाकर, जिनमें आर्टिकल 3/71 कैपिटल A B C D जोड़े गए, ये बनाए गए हैं, तब तुमको कुछ अलग से ट्रीटमेंट दिया गया। ये रिपोर्टें गलत तरीके से छापकर त्रिपुरा के लोगों को स्वतंत्र होने के लिए भड़काने का प्रयास किया गया, आज़ाद होने के लिए भड़काने का प्रयास किया गया। इससे देश की सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर खतरा या डिसरप्ट करने का प्रयास किया, उस पर हमला करने का प्रयास किया। इसमें उन्होंने बताया, इस रिपोर्ट में जो पुलिस का कहना है, एटलीस्ट दो महिलाएं जिनको अरेस्ट किया गया है त्रिपुरा पुलिस के द्वारा, जिन्होंने रिसेंट कम्युनल इंसिडेंट्स के ऊपर रिपोर्टिंग की है और हेट्रेड बिटवीन कम्युनिटी, यानी कि समुदायों के बीच में किस प्रकार दुश्मनी पैदा हो, इसके लिए जर्नलिज्म किया है, रिपोर्टिंग की है। जबकि हकीकत यह है कि त्रिपुरा में किसी भी मस्जिद को डेमोलिश नहीं किया गया, कोई मस्जिद गिराई नहीं गई। लोग दुर्गा पूजा को लेकर, दुर्गा पंडाल को लेकर, या जो मंदिर बांग्लादेश में गिरे हैं उनको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इन प्रदर्शनों में को ही गलत तरीके से दिखाया गया, ताकि हिंदुस्तान के अंदर बाहर मुसलमानों के द्वारा जो अत्याचार किए जाते हैं उसका प्रदर्शन भी न किया जा सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि पुलिस का कहना है कि बहुत सारी जगहों पर लूट डाली गई, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ा गया, माइक्रोफोनों को तोड़ा गया, सीलिंग फैंस तोड़े गए, मैट्रेस उखाड़कर फेंक दी गई, और ऐसे बहुत सारी घटनाएं इसके बाद हुई और या इसके दौरान हुई। ये सब बताने का प्रयास किया गया। और मुझे लगता है कोर्ट, इनका त्रिपुरा पुलिस का कहना है, हालांकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि कोर्ट ने कुछ लोगों को रिलीफ दे दिया था, उनको अरेस्ट स्टे दे दिया था, और ये कहा था इनको पहले नोटिस करी, इसीलिए सेक्शन 41 के नोटिस करके उनको बुलाकर उनके स्टेटमेंट पुलिस ले रही है। ये जो खेला है, ये खेला खेलने का प्रयास लोग कर रहे हैं, देश को कैसे डिस्टर्ब किया जाए। हालांकि देश इस समय क्रिटिकल सिचुएशन पर पहुंच चुका है। अगर अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार या इस प्रकार की सरकारें कंटिन्यू रह के अगले 10-15 वर्ष में इसको नहीं सुधारती, इसको नहीं सही करती, तो फिर अगली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा संकट हम छोड़ कर जाने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।